जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो यह टॉपिक आपको इजी समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 जजों की एक बेंच तैयार की है और उसमें कुछ पीछे के कुछ मामले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के द्वारा बहुत सारे जो बिल है उस बिल को मनी बिल के रूप में पास कराया जाता आ रहा है। तो क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर अच्छा है या गलत है, इन्हीं चीजों को स्टडी करने के लिए ये 7 जज की बेंच तैयार की गई है। सिर्फ इतना ही के लिए नहीं, और भी मुद्दे हैं कि स्पीकर का पावर कितना हो सकता है, इसका भी स्टडी ये लोग करेंगे। आने वाले अभी कुछ समय में मैं पूरा आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने वाला हूं। मुद्दा यह है कि जब जो आप यहां पर स्टेटमेंट देख रहे हैं कि 7 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तैयार की गई है, जो लगभग जो कुछ इश्यूज है मनी बिल से संबंधित, उसको ये रिविजिट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे और हम इन्हीं टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ मुद्दों को यहां पर स्टडी करने वाले हैं। एक मुद्दा है कि ये समझेंगे कि मनी बिल क्या होती है और इस मनी बिल का दुरुपयोग किस स्तर पर हो सकता है, और ये भी जानेंगे कि आखिर 7 जज की बेंच बिठाने का क्या मतलब है। इतनी लंबी अगर बेंच बनाई गई है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होंगे। और यहां पर ये भी समझेंगे कि 2 वर्डिक्ट, एक है आधार कार्ड एक्ट और दूसरा है कि पीएमएलए एक्ट में कुछ बदलाव करने की बात की गई थी और उस बदलाव से संबंधित कुछ मुद्दे को एज ए मनी बिल मान करके पास कराया गया। ठीक उसी प्रकार आधार एक्ट को भी एक मनी बिल मान करके पास करा लिया गया। क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इन्हीं चीजों को हम लोग इस वीडियो में पड़ताल करने वाले हैं। तो ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन कंसंट्रेशन बना के रखें। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं या किसी भी कंपटीशन वगैरह का आप तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी हद तक काफी ज्यादा माने जा सकते हैं। तो लगभग इस वीडियो में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि लगभग आधार एक्ट को भी समझेंगे कि आधार एक्ट क्या है, और ये भी समझेंगे कि पीएमएलए एक्ट में किस प्रकार से बदलाव करने की बात की गई थी और उसको मनी बिल मान करके पास कराया गया। और इन सारी कंडीशन को थोड़ा सा केस स्टडी के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को समझने वाले हैं। तो एकदम से आप कॉन्सेंट्रेट होकर के इस बातों को समझने का प्रयास कीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बात बता दूं कि बिल किसको कहते हैं। अब आपको पता है कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अगर कोई भी जो भी रूलिंग पार्टी होती है, आपको पता है कि वह लोकसभा में बहुमत में होती है, तभी उसकी सरकार होती है। अगर उनको किसी भी कानून में कुछ बदलाव करना होता है या कोई नए कानून लेकर के आने होते हैं, या ये भी हो सकते हैं कि संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड जिसको बोला जाता है, उससे कुछ पैसे निकालने होते हैं, या टैक्स में कुछ इंक्रीमेंट करने होते हैं, या टैक्स में कुछ डिक्रीमेंट करने होते हैं, तो उससे संबंधित एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जो रूलिंग पार्टी होती है उसके द्वारा, और उसको सदन में लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस किया जाता है। और इन सारी चीजों को अगर डिस्कस होने के बाद राज्यसभा में अगर वो पास हो जाए, लोकसभा में पास हो जाए, उसके बाद प्रेसिडेंट की साइन हो जाए तो वह एक्ट बन जाती है। और जब तक प्रेसिडेंट के द्वारा उस पर साइन नहीं होता है तब तक हम उसको बिल कहते हैं। बिल की अगर बात करें तो बिल 3 स्तर के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो लोग हम चर्चा करने वाले हैं मनी बिल पर। मनी बिल क्या है, अब देखिए इस चीज को कैसे समझते हैं। अब मनी बिल की अगर हम बात करें तो मनी बिल की जो चर्चा जो किया गया है वो आर्टिकल 110 में किया गया है। आर्टिकल अगर 110 क्लोज 1 की अगर बात करें तो आर्टिकल 110 क्लोज 1 ये बताता है कि कौन कौन से टॉपिक मनी बिल के अंदर आएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि टैक्स सिस्टम को कुछ बढ़ाना है या घटाना है, या जिसका डिपेंडेंसी जो है वह संचित निधि पर पड़ता है, उन सारे मुद्दे को कहा जाता है कि हाँ वह मनी बिल से संबंधित है। और आर्टिकल 110 क्लोज 2 ये कहता है कि वह कौन से ऐसे मुद्दे हैं और कौन से ऐसे बिल हैं जिसको आप मनी बिल नहीं मानेंगे। जैसे अगर सरकार के द्वारा अगर किसी प्रकार की कुछ पेनाल्टी लगा दी जाती है तो वह पेनाल्टी को हम मनी बिल के तहत नहीं मानेंगे।
आर्टिकल 110 3 एक कहता है कि मनी बिल, ये मनी बिल है कि नहीं, ये जस्टिस करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है स्पीकर के हाथ में। यानी जब तक स्पीकर यह न कहे कि हाँ यह मनी बिल है, तब तक उसको मनी बिल नहीं माना जा सकता। तो यहां पर आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात कौन सी है, आसान है। इसमें एक थोड़ा सा लफड़ा है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए एक ऐसा प्रावधान है कि मनी बिल को छोड़ करके और कितना हो जो दूसरी बिल है, उस बिल को अगर पास कराने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है। आप अगर थोड़ा सा माइंडली कॉन्सेंट्रेट होकर के इस बात को समझिएगा, लोकसभा में जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसको किसी भी मुद्दे और किसी भी बिल संबंधित मुद्दे को पास कराना आसान होता है, क्योंकि वही मेजोरिटी में होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा में जो रूलिंग पार्टी होती है उनकी मेजोरिटी कम होती है, और उस स्थिति में किसी भी बिल को पास करना कठिन हो जाता है। जबकि जो ये मनी बिल है, मनी बिल को स्पष्ट तौर पर यह बात कहा गया है कि मनी बिल में राज्यसभा की पावर काफी कम मानी जाती है, और राज्यसभा के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वह मनी बिल को रोक सके। अधिकतम से अधिकतम राज्यसभा मनी बिल को 14 दिनों से ज्यादा उसको रोक नहीं सकती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी ये प्रयास करती है कि हम अगर किसी भी मुद्दे को एज ए मनी बिल माने और उसको पास करा दें। अब यही कुछ इंसिडेंट पिछले कुछ समय में हुए हैं कि बहुत सारे मामले को एज ए मनी बिल मान करके पास कर दिया गया है, लेकिन क्या वह रियल में वह मनी बिल था या नहीं, इन्हीं मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए, उस पर एक प्यारा सा जजमेंट देने के लिए 7 जजों की एक बेंच तैयार की गई है, और यह बेंच DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तैयार की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें कंसेप्ट पूरे अच्छे तरीका से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर आधार एक्ट क्या है और PMLA एक्ट क्या है, और फिर हम लास्ट में इस चीज को ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सरकार के द्वारा अब तक किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। क्या अभी के समय में जो चीजें एक 7 जज की जो एक बेंच बिठाई गई है, क्या यह इस समय के लिए एक व्यवस्थित है, क्या यह डिसीजन DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो लिया गया है क्या सही है या क्या गलत है, ये चीजें आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि आधार कार्ड केस स्टडी क्या है। ये आधार कार्ड केस स्टडी है कि आधार कार्ड सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए। जब से आप लोगों को पता होगा कि NDA की गवर्नमेंट आई, उसके बाद का एक कंसेप्ट है आपका आधार कार्ड का, उससे पहले आधार कार्ड का कोई कंसेप्ट नहीं था, और आधार कार्ड सबके लिए होना चाहिए। इसी प्रकार की सारा चीजें डेवलप करने के लिए कानून तो होना चाहिए। तो आधार कार्ड को सदन में मनी बिल के रूप में पास कराया गया। अब इसको मनी बिल के रूप में पास कराने को लेकर के इसको चैलेंज किया गया, और वह मामला था RS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का मामला है। और यह इस स्तर पर चैलेंज किया गया कि आधार कार्ड मनी बिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आधार कार्ड का संबंध किसी भी तरीके से, ध्यान से समझिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो पिटीशन जो डाले थे ये उनका मानना है। उनका मानना था कि आधार कार्ड ना ही टैक्स से संबंधित है, ना ही इसका डिपेंडेंसी संचित निधि पर है। अगर ये नहीं है, यानी आर्टिकल 110(1) में जो डिफिनीशन जो दी गई है आपका जो कौन मनी बिल होगा, यह चीजें यहां पर नहीं दिख रहा है। और इसको लेकर के ये भी चैलेंज किया गया कि क्या स्पीकर जो है, जब तक स्पीकर ये पास नहीं किया होगा कि हाँ ये मनी बिल है, तब तक वो आधार कार्ड जो बिल है वह एक्ट नहीं बना होगा। इसका मतलब है कि इसमें स्पीकर ने भी यह सहमति जाहिर की है कि हाँ यह मनी बिल है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और भी राइज हो सकता है कि क्या जो स्पीकर के द्वारा जो मनी बिल पर अगर कुछ अपना एक जो निर्णय दिए जाते हैं या डिसीजन लिए जाते हैं कि हाँ यही मनी बिल है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं। इससे संबंधित पीछे बहुत सारे मामले आए, उसमें ऑलरेडी कोर्ट ने यह
मल्टीपल टाइम्स ये बात कह चुका है कि हाँ, अगर स्पीकर ने अगर किसी भी बिल को लेकर के अगर मनी बिल या कोई अदर बिल से संबंधित कुछ अपना स्टेटमेंट दिया है, किसी बिल को मनी बिल के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो कमिंग टाइम में अगर वह मुद्दा अगर बाहर निकलती है तो उसका जुडिशरी रिव्यू किया जा सकता है। फिर से समझिएगा इस चीज को। तो इसको लेकर के 5 जज की बेंच बैठी। इसमें आप देखेंगे कि एम खानविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एस अब्दुल नाजिर और बी.आर. गवई, ये 5 जज बैठे थे और इसका जो रिजल्ट आया वह 4:1, यानी 4 जो जज थे उनका स्टेटमेंट अलग था और एक स्टेटमेंट का अलग था। डी.वाई. चंद्रचूड़ अलग थे और 4 लोग अलग थे। 4 लोगों का मानना था कि आधार कार्ड का जो एक्ट है वह रियल में वह मनी बिल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डी.वाई. चंद्रचूड़ एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये बात बोला कि हाँ, ये जो मुद्दा है आधार कार्ड का, इसका संबंध मनी बिल से नहीं हो सकता और कहीं ना कहीं सरकार इस बिल को पास कराने के लिए जल्दी जल्दी में इसको मनी बिल का रूप दे करके इसको एक्ट बनाने का एक स्वरूप दे रही है। ठीक है, आपको भी पता है कि अगर मुद्दा अगर बेंच लेवल की पहुंच जाती है और उसमें मेजोरिटी में जो जज ये फैसला लेते हैं उन्हीं की फैसला हम मानी जाती है। तो यहां अगर 4:1 की बात की जा रही है तो जो 4 लोग कर रहे हैं वही सत्य होगा। चलिए, ये तो एक मुद्दा हो गया। इसको भी चैलेंज यहां पर किया गया है और इसका भी स्टडी करेगा 7 जज की बेंच। इस चीज को इंटरलिंक आप करते रहिए। अब दूसरा यह है कि पीएमएलए कानून है। एक पीएमएलए कानून क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 का एक्ट है। हाल के दिनों में अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप बार बार ये शब्द सुन रहे होंगे कि ईडी के द्वारा इस एमपी पर छापा मारा गया, ईडी के द्वारा इस एमएलए पर छापा मारा गया, आज ईडी की टीम यहां गई, इस नेता को अरेस्ट किया, इस नेता से पूछताछ हो रहा है, दिस दैट, इस प्रकार की बहुत सारे अभी के समय में आप मामला देख रहे होंगे। ये मामला आखिर ईडी के पास इतना पावर आया कहां से? तो वह ये देता है आपका पीएमएलए एक्ट। अब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अगर कोई भी मुद्दा में अगर कोई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो ईडी को यह अधिकार देता है एक्ट की उनसे वह पूछताछ कर सकता है, उनको अरेस्ट करवा सकता है, उन पर कानूनी कार्रवाई करा सकता है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग किसको माने? अब मनी लॉन्ड्रिंग ये होता है कि जितनी भी ब्लैक मनी होता है उनको व्हाइट मनी बनाने का एक रास्ता। जैसे मैंने मान लिया कि एक्स नाम का कोई आदमी है, उसके पास 500 करोड़ रुपए हैं, वह ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी कहने का मतलब यह है कि वह गलत तरीके से उस पैसे का अर्न किया गया है, उस पर कोई सरकार के द्वारा कोई टैक्स नहीं लिया गया है और ना ही आपने सरकार को कोई टैक्स दिया है उस 5 करोड़ रुपए का, और ना ही सरकार के पास उस 5 करोड़ रुपए का डेटा अवेलेबल है। तो आप उस पैसे का खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप खर्च करेंगे आपसे क्वेश्चन एराइज किया जाएगा कि आखिर इन सारे पैसे को आप कहां से लाए। तो इसका एक जरिया है कि आप एक नाम के इंसान है तो इस पैसे को क्या करें, किसी दूसरे देश में भेज दें और वहां पर अलग अलग क्षेत्र में उसको अलग अलग बैंकों में जमा कर दिया जाए और वहां से घूम करके वह पैसा आपके देश में आए। हो सकता है आप किसी एनजीओ के मालिक हैं और वहां पर दिखाया जाए कि ब्रिटेन से जो पैसा आया है वह आपके एनजीओ में आया है, लेकिन रियल में आप ही का पैसा था, घूम करके एनजीओ के माध्यम से आया। यानी कहने का मतलब इसी को बोला जाता है हवाला। यानी आपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने का प्रयास किया। तो इसी से संबंधित अगर जितने भी लोग हैं, अगर उन पर अगर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का अगर इंजाम लगता है तो वहां पर ईडी एक्टिव हो जाती है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये तो बेसिकली कभी इस पर पूरे डिटेल में लंबा, इसमें बहुत सारे सेक्शन है, लगभग हमको लगता है इसमें महत्वपूर्ण सेक्शन की हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उन सारे सेक्शन पर चर्चा करना काफी कहा जाए एक तरीके से तो काफी समय इसमें देना पड़ेगा। तो कभी इस पर हम लोग करेंगे चर्चा, क्या क्या इसमें एक्ट क्या कहते हैं और इससे संबंधित कौन कौन से प्रावधान है, वो चीजें हैं। अब बात किया जाए तो लगभग 2022 तक 241 पिटीशन डाले गए इस पीएमएलए एक्ट पर।
पिटीशन का मतलब है कि लोगों ने आपत्ति जाहिर की कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें सरकार को कुछ इसमें संशोधन करने चाहिए। और इस केस को जनरली बोला जाता है विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2022 का मामला है। थोड़ा सा हो सकता है कि बोर्ड पर लिखी हुई चीजें आपको स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा। मैं बोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए चीजें लिखता हूं कि ताकि मैं विषय से विषयांतर ना हूं और एक दायरा जो हो जहां पर हमने काम करना शुरू किया है कि इस वीडियो को कहां स्टार्ट करना है और कहां एंड करना है, एक चीजें सेट हो जाए। इसलिए मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को लिखता हूं। बाकी मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं उसको अच्छे से बस आप सुनने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास कुछ नोटबुक अगर पेन वगैरह हो तो उसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिए अपने शब्दों में। ज्यादा प्रयास कीजिए अपने शब्दों में लिखने के लिए। किताबी भाषा, दूसरे की भाषा, ये लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। अपना कंसेप्ट बिल्ड करना हमेशा बेहतर होता है। तो क्या इसमें पिटिशनर का मानना था? देखिए, सबसे पहले मामला था ECIR वर्सेस FIR। कुछ लोगों का मानना था कि ईडी के द्वारा जो भी जांच किए जाते हैं और उसके बाद जो अरेस्ट प्रोसीजर होता है वह ECIR प्रोसीजर के द्वारा होता है, FIR के तहत नहीं होता है। तो लोगों का मानना था कि ECIR जो है यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको FIR के तहत रखना चाहिए। तो उसमें कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ECIR जो प्रोसीजर है एक डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ECIR ही होना चाहिए, FIR उस मामले में होना चाहिए जहां पर किसी प्रकार का क्रिमिनल मुद्दे होते हैं और यह क्रिमिनल मुद्दा नहीं है। तो एक यह है कि पिटिशनर को यहां जवाब मिला। दूसरा है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 3 ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ये बात करता है। यानी इसमें पिटिशनर ने ये आरोप लगाया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हो जाती है कि आखिर जो एक्स नाम का आदमी अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो क्या वह एक्स नाम का आदमी सिर्फ इकलौता ही इस दोषी है या उससे संबंधित जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं सारे लोग को विक्टिम माना जाए, दोषी माना जाए? तो इस एक्ट में था कि वह सिर्फ और सिर्फ जो एक्स नाम का आदमी है वह एक्स नाम का आदमी ही विक्टिम होगा, दोषी होगा। जबकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बात कहा यहां पे कि एक्स आदमी से संबंधित जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे सारे लोगों को दोषी माना जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी मैं जो अभी बातें बता रहा हूं इससे कुछ लेना देना नहीं है अभी के 7 जज पे। इसमें एकमात्र एक पॉइंट है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, उसका संबंध है आपके जो 7 जज की जो बेंच तैयार की गई है उससे। तीसरा है सेक्शन 5, इसको भी चैलेंज किया गया और अटैचमेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन ए मनी लॉन्ड्रिंग। क्या कहता है ये सेक्शन? इस सेक्शन में यह ईडी को यह अधिकार दिया गया है कि अगर किसी भी इंसान पर अगर उसको लगता है कि हाँ यह इंसान मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है तो उसको यह राइट दिया गया है कि उस पर वह कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जांच कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जो आप पढ़ते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी शक के आधार पर किसी को अरेस्ट करना। तो इसको भी चैलेंज किया गया था कि आखिर अगर कोई हो सकता है कि शक के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोगों को कहां तक उनको डिस्टर्ब करना उचित है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा कि देखिए इस शक के आधार पर जो ईडी को जो राइट दिया गया है वह सही है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि एब्सोल्यूट नहीं है। ये किसी विशेष परिस्थिति में ही यह अधिकार दिया गया है कि आपको कुछ शक है तभी आप सामने वाले पर्सन को आप डिस्टर्ब करें, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात कहा कि हमने एक बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास किया है और उस बैलेंस की वजह से ही मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जितने लोग हैं उनको इजिली टू एक्सेस, उनको अरेस्ट करने का प्रयास किया जाता रहा है और उसमें सफलता भी मिल रही है। और एक है कि सेक्शन 24 बर्डन ऑफ प्रूफ। ये क्या कहता है? इसमें पिटिशनर का क्या मानना था कि जैसे आप कोई क्रिमिनल मामला के तहत अगर आप पर आरोप है कि आपने कुछ गलत किया है तो इसमें आपको खुद के लिए एविडेंस जुटाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपका जो वकील होता है वह एविडेंस तैयार करता है और आपको प्रोटेक्शन देने का प्रयास करता है। लेकिन अगर आप पीएमएलए एक्ट के तहत अगर आप अरेस्ट किए जाते हैं तो आपको खुद ये प्रूफ करना होगा कि आप निर्दोष हैं और आपके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया गया है। तो यानी कहने का मतलब है कि पिटिशनर के द्वारा ये बोला गया कि आखिर
खुद के लिए एविडेंस इकट्ठा करना ये थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस प्रकार से और सब मामले में बात बोला जाता है कि अगर आप किसी भी प्रकार से अगर दोषी हैं तो आपको जो आपका जो प्रोटेक्शन देने वाला जो पर्सन हो वह वकील हो और उसके द्वारा किसी प्रकार का एविडेंस इकट्ठा करने की ऑथराइजेशन दिया जाए। एक ये है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बात बोला कि ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस में बहुत सारे डिफरेंस हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इस प्रकार के जो सेक्शन है बर्डन टू प्रूफ ये चीजें सही है और पिटिशनर की जो पिटिशन डाला गया था उसको डिनाई कर दिया गया। एक है आपका सेक्शन 50 और स्टेटमेंट बाय एक्यूज टू एटी। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा एक जो लोग पिटिशनर हैं उन्होंने इस बात को बोला कि देखिए अब आर्टिकल आप 20 क्लोज 3 जब पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट का उसमें यह स्पष्ट तौर पर यह बात कहा गया है कि अगर आपके द्वारा खुद के द्वारा अगर पुलिस अगर किसी भी प्रकार की अगर आप ही से आपके विरुद्ध अगर आपसे यह कबूल करवाती है कि आपने जुर्म किया है या नहीं किया है, जैसे आप पुराने मूवी में देखते हैं कि किसी को मार करके जबरन एक्सेप्ट कराया जाता है कि तुम्ही ने इस प्रकार का हरकत किया है, तुम ही दोषी हो, जबकि आर्टिकल 20 क्लोज 3 में ये बातें इनवैलिड माना गया है कि किसी को उस जुर्म के लिए जबरन एक्सेप्ट नहीं कराया जाता कि हाँ तुम्ही इस दोष के लिए जिम्मेदार हो। यानी कहने का मतलब यह है और उसका उस एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। आप इस सबसे वाकिफ हैं आर्टिकल 20 क्लोज 3 से। लेकिन यहां पर सेक्शन 50 ये कहता है कि लगभग अगर ईडी के द्वारा अगर कुछ पड़ताल किए जाते हैं और आप अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं तो इसको जो है उसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। यहां पर पिटिशनर का ही बात मानना था कि बताइए वहां पर 20 क्लोज 3 में कुछ और बात कहा गया है, यहां पर कुछ और कहा गया है। तो यहां पर कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह मामला पुलिस मामला है और ईडी पुलिस नहीं है और यहां पर जो डिसीजन लिया गया है वही सही है। यानी आप इस पूरे मामला में देखें तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3 को छोड़ करके सारे पिटीशन को इनवैलिड कर दिया गया। एक और बात थी जिसका संबंध इससे है, बेल प्रोसीजर। पीएमएलए एक्ट के तहत एक बेल प्रोसीजर ये होता है कि कभी भी आपको बेल होता है तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ हो जाएगा कि आप विक्टिम नहीं हैं और आपको बरी कर दिया जाता है। लेकिन इसमें यह है कि बिल प्रोसीजर दो प्रकार के हैं। एक पहला यह है इसमें बिल प्रोसीजर में कि आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित नहीं है और प्लस ये भी कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप भविष्य में इस प्रकार का हरकत नहीं करेंगे। यानी दो प्रकार की ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तब आपका ये बिल आपका कंटिन्यू होगा। अब इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बात बोला कि यह मामला यहां पर डिस्कस न करके एक बड़ी बेंच बिठाई जाए और यह बेंच डिसाइड करे कि आखिर इस प्रकार के जो बिल है उस बिल को मनी बिल के रूप में माना जाए या किसी और बिल के रूप में माना जाए। तो इन्हीं एक ये मुद्दा है आपका और दूसरा आधार वाला मुद्दा है। इन्हीं दो मुद्दे को यहां पर 7 जजों की बेंच के द्वारा स्टडी की जानी है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर जो 7 जजों की जो बेंच बैठने वाली है वो क्या क्या स्टडी करने वाले हैं ये भी यहां पर समझते हैं। सबसे पहले ये चीजें स्टडी किया जाएगा कि आखिर सरकार के द्वारा वो कौन कौन से ऐसे मामले हैं कि जल्दी जल्दी में मनी बिल को मान करके उसको पास करा लिया जा रहा है, उसको स्टडी करना। दूसरा यह है कि स्पीकर पर स्टडी करना कि क्या स्पीकर अगर किसी मुद्दे को अगर मनी बिल कह रहे हैं तो क्या रियल में वो मनी बिल है, उनका जुडिशियल रिव्यू। और तीसरा एक कंडीशन की ये भी अध्ययन करना है कि क्या राज्यसभा का जो इंपॉर्टेंस है वो घट रहा है, क्या सरकार अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राज्यसभा का इंपॉर्टेंस को दबा रही है। इन सारी चीजों की पड़ताल जो होगी इन 7 जज की बेंच के द्वारा यह तय किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं, प्री में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ये वीडियो को अगर पसंद करते हैं
आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। जल्द ही मैं 1-2 दिनों के अंदर में जो अभी के समय में जो एक मुद्दा चल रहा है दुनिया स्तर पर, पैलेस्टाइन और इजराइल की एक बहुत ही देवतादारी पूरी कहानी प्रारंभ से अब तक क्या है कहानी, भारत क्यों अभी इजराइल के साथ खड़ा है, क्या है कहानी पूरी अच्छे से, यानी पूरी दुनिया की कहानी हम आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करेंगे 1-2 दिनों के बाद। उस वीडियो का भी आप लोगों का वेट रहना चाहिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, तब तक थैंक यू, जय हिंद।